गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। आज है दोस्तों 30 दिसंबर 2020 और 30 दिसंबर 2020 का जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चला हुआ है तो उसका आज हम जीके का एनालाइज करेंगे। जीके में जो आज जो दोनों शिफ्टों यानी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में दोनों में मिला के जितने भी क्वेश्चन हमको मिल पाए तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भी उनसे रिगार्डिंग, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्या है आप में तैयारी अपनी कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अब तक क्या हुआ है कि भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के जो पेपर के अंदर, तो उन्हीं से रिगार्डिंग आगे आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें क्या है एक आइडिया मिल जाता है इससे, ठीक है ना। तो आज है 30 दिसंबर, तो स्टार्ट करते हैं। और कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो भाई आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो पूछा गया था, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोने की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा सोना भारत के अंदर कहाँ पे पाया जाता है, तो कर्नाटक राज्य के अंदर पाया जाता है। भाई कर्नाटक राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा सोने की मात्रा मिलती है। अब कर्नाटक आया तो कर्नाटक के बारे में अगर बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को क्या है इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक के करंट टाइम में अगर बात करें सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदियुरप्पा, और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। क्योंकि चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल भी पूछे जा रहे हैं तो जो भी राज्य आता है तो उसके बारे में आपने क्या है वहाँ पे जितने जो भी सीएम है राज्यपाल उसके बारे में डिस्कस करते चलना है। तो भाई कर्नाटक के सीएम कौन है, बीएस येदियुरप्पा। बी कर्नाटक में ही क्या है दोस्तों, बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक के अंदर ही, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सिलिकॉन सिटी किसे बोला जाता है, बेंगलुरु को, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया भारत की कल्याणकारी योजना को गिनीज बुक में क्या नाम दिया गया था। तो भारत की एक योजना है जो प्रधानमंत्री ये जो मध्य प्रदेश जो राज्य है, ठीक है ना, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या है एक योजना लेके आए, वो कल्याणकारी योजना वहाँ के जो आदिवासी जो लोग थे उनके लिए योजना लेके आए थे, जो जिसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर करवाने वाले बहुत ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया वहाँ पे, ठीक है ना। और उसको क्या है इतने रजिस्ट्रेशन नंबर हो गए, उसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, और गिनीज बुक ने क्या नाम दिया इसे, संबल योजना का नाम दिया, क्लियर ना। तो इसका संबंध किस राज्य से है, मध्य प्रदेश। कल्याणकारी योजना का ही नाम संबल योजना है भाई, जिसको गिनीज बुक में दर्ज किया गया है, क्लियर है, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आज। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, दरअसल भाई जम्मू कश्मीर में है भाई। और जम्मू कश्मीर पहले भारत का क्या था, राज्य होता था। और अगर बात करें 5 अगस्त 2019 के अंदर लोकसभा के अंदर एक बिल पेश होता है जिसके तहत जो आर्टिकल अनुच्छेद 370 के तहत या 35A जो एक्ट था उसके तहत जो अलग संविधान था जम्मू कश्मीर का, अलग क्या है राज्य का दर्जा मिला हुआ था जम्मू कश्मीर का, तो वो छिन गया, ठीक है ना। लोकसभा में बिल पारित हो गया। और इसको अगर बात करें इसकी तो होगी अनाउंसमेंट, ठीक है ना, लोकसभा के जरिए बिल पास हो गया। परंतु इसको 31 अक्टूबर 2019 को क्या है पूर्णतः क्या बना दिया गया भाई, ये जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन के इसके 2 पार्ट कर दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो भारत में जितने 29 राज्य हो गए थे तेलंगाना बनने के बाद, तो अब एक राज्य कम हो गया और 2 केंद्र शासित बढ़ गए, ठीक है ना, बढ़ गए। तो टोटल हो गए थे केंद्र शासित प्रदेश 7 से 9 हो गए, और राज्यों की संख्या कितनी होगी, 28 होगी भाई, चलिए ना, क्योंकि एक कम हो गया। परंतु अब हाल फिलहाल में क्या है, इसी साल में जो दादर नगर और दमन दीव था, 2 अलग अलग जो यूटी थे केंद्र शासित प्रदेश थे, उन दोनों को मिलाकर एक यूटी बना दिया। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या होगी 8 और 28 राज्य हो गए भारत के अंदर, क्लियर है। तो अब आया है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा भाई कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में भाई। और जम्मू कश्मीर में अगर बात करें ये हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह से जोड़ता है। लेह तो कहाँ पे पड़ता है भाई, जम्मू कश्मीर के पार्ट में, जहाँ पे लद्दाख में आ गया भाई, लद्दाख की कैपिटल है लेह। और लेह जो क्या है मनाली को लेह से जोड़ता है ये जो जिला दर्रा। तो कल भाई पालघाट दर्रा पूछा गया था जो कि केरला में है, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है ना। और आज जो जिला दर्रा पूछा गया, तो दर्रों से ये बनते क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने सभी ये याद करके जाने हैं, तो ये आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के ये क्या पूरे के पूरे चांसेस हैं, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद स्थित है। तो विधान परिषद कितने राज्यों में स्थित है भाई, टोटल अगर बात करें फिलहाल में 6 राज्यों में विधान परिषद है भाई,
6 राज्यों में विधान परिषद। अब ये विधान परिषद क्या होता है समझना, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा होता है, एक लोअर हाउस और अपर हाउस होता है, तो उसी प्रकार स्टेट लेवल पे अगर बात करें तो एक तो होता है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है ना। तो कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, उनमें अगर बात करें 6 राज्यों में है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। इससे पहले अगर बात करें तो 7 राज्यों में थी, जम्मू कश्मीर भी थी इसमें था, ठीक है ना। परंतु जम्मू कश्मीर का जब से राज्य का दर्जा छीन गया तो वहाँ की विधान परिषद भी क्या होगी, भंग होगी। और आने वाले टाइम में जो आंध्र प्रदेश ने भी बिल पास कर रखा है भाई, ये भी क्या है, यहाँ पे अपनी विधान परिषद नहीं चाहता, क्योंकि विधान परिषद का काम क्या होता है, ये अपर हाउस होता है। जैसे कि मान लो विधानसभा में कोई बिल पास हो गया तो उसके बाद वो विधान परिषद के अंदर जाता है, और किसी भी राज्य ने कोई बिल पास करना है, कोई भी कानून बनाना है, तो विधान परिषद उस पर क्या लगा देगी, रोक लगा देगी। तो उसके कारण क्या है, वो जो राज्य हैं वहाँ पे पूरे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। तो ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर बात करें नाम याद रखने हो तो इसके लिए एक ट्रिक है भाई, ट्रिक लिख लेना। ट्रिक है कुंभ, KUMB, कुम्बाट, KUMBAT, कुम्बाट। के से कर्नाटक, U से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, A से आंध्र प्रदेश, T से तेलंगाना। पहले ये कुंभ जाट होता था दोस्तों, जम्मू कश्मीर भी था, ठीक है ना। परंतु 7 के अब क्या हो गया है, कुम्बाट हो गया है। कुल मिलाकर 6 राज्यों में क्या है, यहाँ की अपनी विधान परिषद है। समझ में आएगा दोस्तों। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन थे भाई, ठीक है ना। रिपब्लिक एक काफ़ी जो पुरानी पुस्तक है, इसको लिखा गया था प्लेटो के द्वारा। प्लेटो एक यूनानी लेखक हैं, ठीक है ना, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो आज की जो मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई रिपब्लिक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे, ठीक है ना। तो कौन थे, प्लेटो। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भगवान महावीर का जो क्या है बचपन का नाम बताना आपने। तो भगवान महावीर का बचपन का नाम पूछेगा तो इनका नाम था भाई वर्धमान। और भाई अगर बात करें भगवान महावीर के बारे में, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे भाई, ठीक है ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। इनका जन्म की अगर बात करें तो कुंडलपुर जो वैशाली पड़ता है दोस्तों सिंध के अंदर। सिंध कहाँ पे, फिलहाल में पाकिस्तान के अंदर। तो वहाँ पे क्या है, ये पड़ता है, इनका जन्म हुआ था कुंडलपुर। क्लियर है ना, याद रखना है। अब बात करें माता पिता, इनके माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ भाई। क्लियर है, ये भी आपने याद रखना है, पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। और जैन धर्म के संस्थापक बोले जाते हैं वर्धमान महावीर को। क्लियर है ना भाई, 24वें तीर्थकार थे भाई ये। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का 29वां राज्य 2014 में कौन सा बना भाई, ठीक है ना। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। तो तेलंगाना, ये आज की मतलब आज के क्वेश्चन में पूछा गया है, कल ही मैंने बताया था, ठीक है ना। तो एनालाइज करने का ये बेनिफिट होता है, आज के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो तेलंगाना 29वां राज्य बना था भाई भारत का। कब बना है, 2 जून 2014 को। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। कल के एग्जाम में इनका चीफ मिनिस्टर पूछ रखा था। और राज्यपाल कौन है, तमिलसाई सौंदर्य राजन भाई। क्लियर है, याद रखना भाई। ये है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार हर एग्जाम में। अगर भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। क्लियर भाई। तो 29वां राज्य बना था तेलंगाना। परंतु अब एक राज्य कम हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल मिलाकर 28 राज्य हैं भारत में। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो गोवा के मुख्यमंत्री का नाम बताना आपने, प्रमोद सावंत जी। प्रमोद सावंत जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, जिसकी कैपिटल क्या है, पणजी है। और राज्यपाल की अगर बात करें, भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के क्या है भाई, राज्यपाल हैं। क्लियर है। अब बात करें स्टैटिक पॉइंट गोवा से, तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से। एज कंपेयर मैं बात करता हूँ कि भी पॉपुलेशन के बेसिस पे, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। परंतु क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और पॉपुलेशन के बेसिस पे सबसे बड़ा जो राज्य कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भाई उत्तर प्रदेश की। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है ना। तो जो बिडेन, ये क्वेश्चन पूछा गया यार, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं भाई, 46वें। तो 45वें कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप भाई। और 44वें कौन थे, वो थे बराक ओबामा।
अब बैराक ओबामा थे भाई रिपब्लिक पार्टी से, ठीक है ना। और वहाँ यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है। जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो थे डेमोक्रेटिक पार्टी से, उन्होंने दूसरी बार चुनाव लड़ा परंतु ये हार गए किससे, जो बिडेन से। और जो बिडेन का संबंध किससे है, रिपब्लिकन पार्टी से है। और रिपब्लिकन पार्टी के ही यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई कमला हैरिस। तो उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका की, कमला हैरिस। और राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, जो बिडेन, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। क्लियर है। अमेरिका है तो अमेरिका की कैपिटल क्या है भाई, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। डॉलर यहाँ की करेंसी है भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में HDPC का पूरा नाम क्या होता है। तो भाई HDPC का पूरा नाम अगर बात करें तो हाई बैंडविथ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन, हाई बैंडविथ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन। दरअसल ये डेफिनेशन है और ये नीचे दे रखा है हाइब्रिड ड्यूअल पोर्टेबल कंप्यूटर, ठीक है ना। तो हाइब्रिड ड्यूअल पोर्टेबल कंप्यूटर, ये दोनों एक ही चीज़ है भाई, ठीक है ना। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो ये हाइब्रिड ड्यूअल पोर्टेबल कंप्यूटर है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है ऊपर और ये इसकी फुल फॉर्म होती है भाई। क्लियर है ना, तो याद रखना भाई। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉमनवेल्थ 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो कॉमनवेल्थ के जो 2022 में गेम होने हैं तो वो उनका आयोजन कहाँ पर होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्मिंघम, बर्मिंघम जो कि कहाँ पे है, इंग्लैंड के अंदर है। वहाँ पे क्या होंगे भाई, कॉमनवेल्थ 2022 के गेम होने हैं, जो कि कब होंगे, 28 जुलाई 2022 के अंदर होंगे। अब बात करते हैं, ये हर साल, हर 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। तो 4 साल पहले की बात करते हैं, यानी 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे भाई। कहाँ पर हुए थे, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे। जिसमें अगर बात करें टॉप 3 कंट्री की, तो कॉमनवेल्थ गेमों में टॉप 3 कंट्री रहा था ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। अब देखो दोस्तों, एक वर्ड नोटिस करने की बात है, कॉमनवेल्थ। ये कॉमनवेल्थ मीन्स होता क्या है, दरअसल भाई लगभग पूरे वर्ल्ड पे शासन कर रखा है भाई ब्रिटेन ने, ठीक है ना। और ब्रिटेन से ने पूरे वर्ल्ड पे शासन कर रखा है लगभग। और ब्रिटेन ने जब मतलब तकरीबन सभी देश जब आज़ाद हो गए तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1931 के अंदर, जिसका नाम रखा गया था कॉमनवेल्थ। इसका मतलब क्या है, ये एक पहचान है कि भाई ब्रिटेन ने जिन जिन देशों पे क्या कर रखा है, अपना प्रभुत्व यानी ये अपना शासन चला रखा है, तो उन देशों को बोला जाता है कॉमनवेल्थ। उन देशों की लिस्ट को ही बोला जाता है कॉमनवेल्थ। तो ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट अपना, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम बताएं। तो जो धर्म है उसका प्रमुख जो ग्रंथ है वो कौन सा है, त्रिपिटक। क्लियर है। अब बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध जो लॉर्ड बुद्धा है उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो लॉर्ड बुद्धा है उनका पुराना नाम था भाई, पहले उनका नाम था सिद्धार्थ। उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और बाद में इनको गौतम बुद्ध की उपाधि मिलेगी थी, ठीक है ना, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके माता पिता का नाम था माया और पिता का नाम था भाई शुद्धोधन। और ये भाई इनका जन्म की अगर बात करें, गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी कुशीनगर के अंदर, बिहार के अंदर। क्लियर है। और लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है, नेपाल के अंदर भाई। और ज्ञान की प्राप्ति की अगर बात करें तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, भगवान बुद्ध ने तो गया ज्ञान लेने के लिए कहाँ गया, गया भाई, ठीक है ना। तो गया में क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध ने भाई। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो 1 KB में कितने बाइट होते हैं भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1000 बाइट होते हैं भाई, 1000 बाइट होते हैं 1 KB के अंदर, किलो बाइट के अंदर। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडोनेशिया की राजधानी का नाम बताना आपने। इंडोनेशिया की राजधानी पूछी गई, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये भी। तो इंडोनेशिया की करंट टाइम में अगर बात करें तो जकार्ता करंट टाइम में राजधानी है भाई इंडोनेशिया की। परंतु आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि भी जकार्ता जो है ना, आने वाले टाइम में ये जो एक पोर्ट है, बंदरगाह है एक तरह की, और ये आने वाले टाइम में ये डूब जाएगी, ठीक है ना, जकार्ता। तो बहुत जल्द ही क्या है, जो इंडोनेशिया वो अपनी राजधानी चेंज करेगा। और नई राजधानी किसे बनाएगा, ये सुर्खियों में है, ये बनाएगा प्लान कोराया, ठीक है ना, प्लान कोराया को बनाएगा राजधानी, जो कि कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है बोर्नियो द्वीप है भाई। इंडोनेशिया में एक बोर्नियो द्वीप है, वहाँ पे एक शहर पड़ता है जिसका नाम है प्लान कोराया। इसको अपनी कैपिटल बनाएगा आने वाले टाइम में इंडोनेशिया के बारे में एक स्टैटिक पॉइंट जाना है
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग कहाँ पे रहते हैं? इंडोनेशिया में। दूसरे नंबर पे भारत में, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम लोग कहाँ पे रहते हैं दोस्तों? भारत के अंदर। क्लियर है, ये स्टैटिक पॉइंट है। उसके बाद बात करेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, तो जोको विडोडो। जोको विडोडो जी क्या है? करंट टाइम में राष्ट्रपति हैं भाई इंडोनेशिया के। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, OECD का पूरा नाम बताना आपने। OECD का पूरा नाम बताना है। इसका नाम होता है भाई ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई। अगर बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो 16 अप्रैल 1948 के अंदर स्थापना हुई थी। लगभग 37 देश इससे जुड़े हुए हैं। पेरिस फ्रांस के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है? पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की, तो वहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका। और इसके करंट टाइम में हेड है भाई जोशे एंजल गोरिया, ठीक है ना। ये इस टाइम में, करंट टाइम में क्या है? हेड हैं किसके भाई? ये जो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने दिख रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये भाई ये 37 देशों का एक समूह है। क्लियर है ना, OECD। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नासा का गठन कब किया गया? तो भाई ये इवनिंग टाइम के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो नासा का जो गठन कब किया गया इसके बारे में पूछा गया। तो नासा का गठन कब किया गया था भाई? 1 अक्टूबर 1958 के अंदर। क्लियर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की कैपिटल है। हेड कौन है? जिम ब्रिडनस्टाइन। जिम ब्रिडनस्टाइन जो क्या है, करंट टाइम में हेड हैं नासा के। नासा की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए, तो नासा की फुल फॉर्म लेनी है। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की फुल फॉर्म है। क्लियर है। इसकी स्थापना कब बताई मैंने? 1958 के अंदर हुई। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो कितना आसान क्वेश्चन है भाई। लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य, यानी कि लिटरेसी रेट किस राज्य का है? तो ये तो लंबे टाइम से एक ही राज्य चला है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, केरल। केरला का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है 96.2%। अब क्या है, ये पूछ लिएगा सबसे ज़्यादा, आने वाले एग्जाम में पूछ लेगा सबसे कम, तो सबसे कम साक्षरता दर भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जिसकी लिटरेसी रेट है 66.4%। क्लियर है। तो ये सभी पॉइंट आपने याद रखने। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? तो मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया इवनिंग शिफ्ट के अंदर, भाग 3 के अंदर आते हैं भाई। और 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक लाई करते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। क्लियर है। और टोटल मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 6 हैं भाई, ठीक है ना। क्लियर भाई, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वीटो पावर कुल कितने देशों के पास है? तो वीटो जो पावर है, स्पेशल जो पावर है, ठीक है ना, वो कितने देशों के पास है? 5 देशों के पास है भाई। क्लियर है। और ये कौन कौन से देश हैं? चीन, फ्रांस, रूस, UK एंड USA। अब ये वीटो पावर क्या होता है भाई? जो UN होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो जितने भी टोटल सदस्य हैं उनमें से 5 स्थायी सदस्य चुने गए भाई। 5 देशों को क्या है? स्थायी सदस्य चुना गया, जिनमें से चीन, फ्रांस, रूस, UK एंड USA हैं भाई। क्लियर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है भाई। पॉइंट क्या है? UK मीन्स होता है भाई UK, यूनाइटेड किंगडम। इसमें कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं भाई। एक तो हो गया इंग्लैंड, अपना इंग्लैंड हो गया, एक स्कॉटलैंड और एक वेल्स, और ये 3 देश आते हैं। अब बात करें UK की, तो UK तो एक देश माना जा रहा है, परंतु ये 3 देश हैं। तो जब बात आती है वीटो पावर की, तो वैसे तो वीटो पावर 5 देशों के पास है, परंतु अगर लगाए तो 2 देश यानी वेल्स और स्कॉटलैंड भी अपने आप को क्या मानते हैं कि भाई हमारे पास भी क्या है? वीटो पावर है। तो ये 7 हो जाता है भाई आंकड़ा। क्लियर है। वैसे जब पूछा जाए तो आपको 5 ही टिक करना, पर तो ये डीप जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका की खोज किसने की भाई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है भाई, ये साइंस से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो कोशिका जो सेल है उसकी खोज किसने की भाई? रॉबर्ट हुक ने 1965 के अंदर भाई। 1965 नहीं भाई, 1665 के अंदर। क्लियर है ना। 1665 के अंदर क्या है? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। क्लियर है। और 1838 को बताया गया था कि भाई कोशिका क्या है? एक सबसे छोटी इकाई है, जो जीव जंतु है वो क्या है? कोशिका से मिलके बने हुआ है। तो ये बात बताई गई थी 1838 के अंदर। क्लियर है। कोशिका का अध्ययन अगर पूछ लिया जाए, अभी कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है।
उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इवनिंग शिफ्ट के अंदर। तो 24 जनवरी 2015 के अंदर, 24 जनवरी 2015 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो हरियाणा के पानीपत से क्या है, ये पहल स्टार्ट की कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान दिया था। ठीक है ना, क्लियर है। अब अगर बात करें पूरे भारत के अंदर ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो साक्षी मलिक जी को क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। क्लियर है। पहले जब स्टार्टिंग में जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, स्थापना हुई, तो उस टाइम पे परिणीति चोपड़ा जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, परंतु बाद में क्या है, साक्षी मलिक को क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और अब तक यही क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्स की एसआई यूनिट। तो भाई एसआई यूनिट पूछी जा रही हैं हर एग्जाम में, तो एसआई यूनिट का काफ़ी छोटा चैप्टर है और आपके नंबर आने के पूरे चांसेस हैं यहाँ से। ठीक है ना। तो फोर्स की एसआई यूनिट पूछ रही, तो न्यूटन फोर्स की क्या है, बल। फोर्स मीन्स होता है बल, तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, बल। ठीक है ना, न्यूटन। और न्यूटन ने अगर बात करें 1667 के अंदर भाई 3 सिद्धांत दिए थे, अपने 3 प्रिंसिपल्स दिए थे, 3 लॉ दिए थे। अगर बात करें इन 3 लॉ के बारे में, तो आप सबसे पहले अगर बात करें, सबसे लास्ट है एक्शन एंड रिएक्शन। फर्स्ट है भाई, अगर आप किसी चीज़ पे मतलब किसी प्रकार का फोर्स नहीं लाओगे तो उसकी क्या है, पोजीशन भी चेंज होगी, ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है ना। लास्ट मैंने बता दिया है एक्शन एंड रिएक्शन। और आपका जो सेकंड है उसका है कि भाई आप जितना फोर्स लगाओगे ना, उतनी तेज़ी से जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मतलब उसका वो देगा भाई। ठीक है ना, उत्तर देगा, उतनी स्पीड से आगे बढ़ेगा। क्लियर। ये 3 लॉ है भाई, इनके बारे में जानना है तो ये 1667 के अंदर न्यूटन ने दिए थे। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सार्क देशों का नाम बताओ। ये क्वेश्चन को पूछा गया था भाई, सार्क देशों का नाम बताना है। तो सार्क देश टोटल 8 देश है भाई, 8 देश हैं। और इसके लिए ट्रिक है भाई, ट्रिक क्या है, पेन। अगर आपको पेन होता है, किसी भी प्रकार का पेन होता है, तो आप किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास। डॉक्टर कैसा होना चाहिए, एमबीबीएस। तो पेन जब होगा तो डॉक्टर किसके पास जाओगे, एमबीबीएस। यानी कि पेन और एमबीबीएस से आपकी ट्रिक बनेगी। पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश और एस से श्रीलंका। क्लियर है। तो पेन और एमबीबीएस याद रखना जब भी सार्क देशों के बारे में पूछा जाए। अब सार्क आया तो सार्क के बारे में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो सार्क की फुल फॉर्म जानो भाई सबसे पहले। तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्लियर है। ये साउथ एशियन जो दक्षिणी एशिया के जो देश हैं उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है। 8 देश है, मैंने बताया है इनके बारे में। एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करें सार्क की, तो भाई ये 8 दिसंबर 1985 के अंदर स्थापना हुई थी। काठमांडू नेपाल के अंदर क्या है, हेडक्वार्टर काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी है। क्लियर है। उसके बाद बात करें तो हेड क्वारंटाइन में कौन है भाई ने इसके सार्क के, तो एसला रुवान विरकुन। तो ये करंट टाइम में क्या है भाई, हेड ऑफ द पर्सन है सार्क जो संगठन है साउथ एशियन एसोसिएशन का। क्लियर है भाई। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं तो उनका अध्ययन पूछा गया है, क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इवनिंग शिफ्ट के अंदर। तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है, कीटों का अध्ययन पूछा बोल कहलाता है भाई। क्लियर ना। तो ये जितने भी लॉजी हैं, अध्ययन है, ये सभी आपने पढ़ के जाने हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस का क्वेश्चन है भाई ये। क्लियर है। और आपने जो क्या करना है, आने वाले अपने एग्जाम की क्या प्रिपरेशन इसी के बेसिस पे करनी है। क्लियर है। और भाई आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब और ये लाइक किया करो भाई। क्लियर है ना। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 15वां जो वित्त आयोग था, फाइनेंस कमीशन था, तो उसके अध्यक्ष पूछे गए हैं, इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो भाई 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह जी क्या थे, अध्यक्ष थे भाई 15वें वित्त आयोग के। क्लियर है। अब ये वित्त आयोग के बारे में बात करें तो वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, अनुच्छेद 280 में बोला गया है अभी हर 5 साल के बाद एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी, जो कि क्या करेगा, मतलब एक फाइनेंशियली मतलब जांच पड़ताल रखेगा अगर भाई कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है ना। तो उस तरीके से तो ये वित्त आयोग है, तो उसका गठन अनुच्छेद 280 में बोला गया का, अनुच्छेद 280 के अनुसार क्या है। ठीक है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट है भाई। क्लियर ना। तो वित्त आयोग होना जरूरी है, वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में होना जरूरी है, अनुच्छेद 280 को कहता है भाई। ठीक है ना। तो भाई ये थी आज की वीडियो। तो
कैसी लगी आपको वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो दोस्तों, और प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ऐसे मेरे साथ हर रोज़ जुड़ना। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।